अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है 2012 वर्सेस 2022 इंडिया डेवलपमेंट, हाउ मच हैज इंडिया चेंज्ड इकोनॉमी। तो जी ये वीडियो का है टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने आखिर कितना डेवलपमेंट किया है। इस चैनल पर आपको कई बारी ये देखने को मिला है कि इंडिया फ्यूचर में कितना डेवलपमेंट करेगा, लेकिन आखिर पिछले 10 सालों में इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया, किन चीजों में हम कितना बेहतर हुए, कौन सी चीजें इंडिया में चेंज हुई और आखिर कितना बदला भारत। आज आपको 10 मिनट के लिए वापस लेके जाऊंगा साल 2012 में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2012 जैसे हिसाब से टाइम निकलता है, ऐसा लग नहीं रहा है जैसे 10 साल बीत गए हों। मुझे अभी भी यही लगता है कि जैसे वो कल की ही बात थी जब मैं स्कूल में 2012 में जूनियर क्लासेस में था। लेकिन इंडिया लिटरली काफी बदला है उस समय के बाद। शुरुआत करते हैं हम लोग जीडीपी से। 2012 में इंडियन जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, जो आज 2022 में एस्टिमेटेड 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स की है। यानी एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट उस समय से अभी तक हो चुका है जीडीपी में। कोरोना की वजह से जीडीपी कम नहीं हुई होती तो आज 2012 के मुकाबले हमारी जीडीपी बिल्कुल डबल होती। खैर होती तो होती, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कोरोना ने इंडिया ही नहीं काफी सारी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इससे आपको इंडिया की कैपेबिलिटी का भी पता चला कि इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में कितना कैपेबल है। हमने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरी कंट्रीज को भी दी। लेकिन मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2012 और 2022 में एक काफी बड़ा फर्क और आया है इंडिया के अंदर, और वो फर्क इंडिया के अंदर उस जज्बे का है जहां इंडिया अब खुद चीजें बनाने का सोच ही नहीं रहा बल्कि बना रहा है। मेक इन इंडिया ये इनिशिएटिव 2012 में नहीं था, 2022 में ना सिर्फ है बल्कि मेरे लिए तो ठीक ठाक सक्सेसफुल भी हुआ है। वैसे 2012 में एक पॉलिसी जरूर थी जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर के आई थी उससे पहले, क्योंकि 2012 में उन्हीं की गवर्नमेंट थी और वो पॉलिसी थी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये भी एक्चुअली मेक इन इंडिया जैसी ही एक पॉलिसी थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा काम हमें देखने को नहीं मिल पाया था क्योंकि गवर्नमेंट ही कुछ समय बाद चेंज हो गई थी। लेकिन मेक इन इंडिया का आज 2022 में इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला है। इंडिया में इससे काफी इन्वेस्टमेंट आया है, हमारे डिफेंस सेक्टर काफी हद तक मजबूत हुआ है। 2012 के मुकाबले काफी चीजें इंडिया में बनाई जा रही हैं। ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे टाइम के साथ होता, लेकिन मेक इन इंडिया के आने से इसको एक काफी अच्छा पुश मिला। वैसे थोड़ा बहुत पुश हमें और कुछ चीजों में भी देखने को मिला है, जैसे कि लिटरेसी। 2012 के समय लगभग 70% लिटरेसी रेट था इंडिया का, जो आज 77.7% के आसपास है। वैसे आज भी इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि 77% भी एक ग्रो करती हुई कंट्री के लिए कम ही है। लेकिन इस चीज में शायद हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और समय के साथ धीरे धीरे ही हम इसे अचीव कर पाएंगे। तो ये बात हुई नॉर्मल चीजों पे जिनमें फर्क हमें दिख रहा है 2012 और 2022 में। इनमें मेनली वो चीजें हैं वैसे जिनको टाइम के साथ बढ़ना ही था, जैसे कि लिटरेसी रेट हो गया, इकोनॉमी हो गई। टाइम के साथ ये धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं इस बीच जिनमें इन 10 सालों में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर इंटरनेट का पेनिट्रेशन रेट। ये ग्राफ देखो, स्टैटिस्टिक्स का आपके होश उड़ा देगा। 2012 में इंडिया के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट 12.6% था। हो सकता है मेरी तरह आप में से भी कई लोग उस समय जो 30 या 40 रुपए का छोटा मोटा इंटरनेट का पैक आता था, उस वक्त थोड़े बहुत कामों के लिए उसे डलवाते होंगे, क्योंकि इंटरनेट का प्राइस उस वक्त काफी हद तक ज्यादा था। ये सेम ग्राफ 2020 में 50% तक पहुंच गया। इस ग्राफ में आपको 2022 का डेटा नहीं मिलेगा, जो मैंने एक अलग रिपोर्ट से निकाल लिया, जिसमें 2022 के पहले महीने यानी जनवरी में इंडिया में 47% लोगों ने इंटरनेट को यूज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में इंटरनेट
इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट कम हो गया हो। ऑल्दो कोरोना ने इसमें इफेक्ट जरूर किया था, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज लिखी थी कि कोविड के कुछ इश्यूज की वजह से रिसर्च थोड़ी बहुत इंपैक्ट हुई, जिस वजह से इंटरनेट यूजर्स की संख्या पहले महीने के लिए जो 47% रिपोर्ट में दिया गया है उससे ज्यादा ही हो सकती है। खैर, अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चले कि सिर्फ 47% ने ही पहले महीने में इंटरनेट को इस्तेमाल किया, फिर भी ये एक काफी बड़ा जंप है और ये जंप एक रेवोल्यूशन की तरह आया था इंडिया में कुछ समय पहले, जब एक पर्टिकुलर कंपनी ने मोबाइल डेटा बिल्कुल फ्री कर दिया, जिससे लोग इंटरनेट से बहुत जल्दी फेमिलियर हो गए। आज भी वैसे इंडिया में इंटरनेट का प्राइस काफी कम है दुनिया के मुकाबले। शायद 2012 में किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड में इंडिया के अंदर अगले 10 सालों में इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा। इस चीज के लिए वैसे मुझे गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जहां गवर्नमेंट हर चीज जानती थी कि इंडिया में किस तरह के हालात हैं, कितने लोग गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता है, तो इंटरनेट से उनका क्या ही वास्ता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जान लगाकर डिजिटल इंडिया को पुश किया, उसको प्रमोट किया। और अगर आज आप एक नॉर्मल सब्जी वाले से उसका QR कोड स्कैन करके सब्जी खरीद रहे हो, तो फिर ये चीज पक्का सक्सेसफुल रही है। चलिए ऐसे ही एक और चीज की बात कर लेते हैं, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसके लिए भी मैं आपके सामने एक ग्राफ रख देता हूं, जिससे आप क्लियरली समझ पाओगे। ये ग्राफ जहां से शुरू हो रहा है वो 2012 का ही साल है और इस साल 2022 तक का ये प्रॉपर ग्राफ बनाया गया है। इसमें आप इंक्रीमेंट खुद ही देख सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेन रिजर्व भी इसको बोलते हैं। ये असल में कैश या कोई भी दूसरा रिजर्व एसेट होता है, जैसे कि सोना, जो कि कंट्री की बैलेंस पेमेंट के लिए अवेलेबल रहता है। यानी कि वो डिफरेंस जिसमें ये पता चलता है कि कितना पैसा कंट्री में आया है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और कितना पैसा हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में या पूरी दुनिया में उस समय गया है। चलिए, ये बात हुई उन चीजों की जो कि कंट्री के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी शायद आप लोगों के लिए फॉरेन रिजर्व इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपकी लोकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, रेलवेज है, वो कैसी है। रेलवेज में आपको डिफरेंस बताता हूं 2012 से लेकर के अभी तक का। तो जैसा मैंने कहा कि 2012 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव नहीं था, इसलिए हमारे पास हमारी इंजनलेस ट्रेन 18 भी नहीं थी। इसे मेक इन इंडिया के तहत ही भारत में बनाया गया था। मेट्रो एक्सपेंशन 2012 के मुकाबले आज इंडिया में बहुत बड़े एरिया में हो चुका है। इंडिया के अंदर रेलवे स्टेशंस में 2012 के मुकाबले काफी अच्छी डेवलपमेंट इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। हमसफर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, विस्टाडोम कोचेस ट्रेन, उदय एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस जैसी कुछ खूबसूरत ट्रेन हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। डिजिटली भी इम्प्रूवमेंट हमें इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे देखने को मिला है, जो कि होना ही था ऑब्वियसली। जब लोगों के पास इंटरनेट पहुंच रहा है तो रेलवेज को भी उसके लिए तैयार रहना ही था। प्राइवेट प्लेयर्स और कंपनीज की एंट्री पिछले कुछ सालों में ठीक ठाक हमें इंडियन रेलवेज में देखने को मिली है। सब कुछ तो खैर मैं इस वीडियो में अभी कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ओवरऑल अच्छा चेंज हमें पिछले इस टाइम पीरियड में इंडियन रेलवेज में देखने को मिला है। सेम विद हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवेज या रोड्स की तो मैं खैर क्या ही बात करूं, अभी हमने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है दुनिया में फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन का। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज का मिशन हो या अभी लॉन्च किया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट में मदद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और वो है करप्शन। देखो, अब अगर मैं ये बोलूं कि करप्शन देश में बिल्कुल खत्म हो गया है तो वो तो सफेद झूठ हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ अगर आपको लगता है तो कि करप्शन कम जरूर हो गया है पहले के मुकाबले, और ये चीज भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है 2012 के मुकाबले 2022 में इंडिया के अंदर करप्शन कम हुआ है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की तरफ से इंडियन करप्शन रैंकिंग का एक ग्राफ डाल दूंगा, जैसे आप समझ पाओगे। लेकिन फिर भी आप लोग देश के नागरिक हो तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि क्या चेंजेस हुए हैं इस चीज में पिछले कुछ सालों में। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैं आखिरी चीज है जो कंपेयर करूंगा, जो कि है जियोपॉलिटिक्स। काफी चीजें इस वीडियो में वैसे रह गई हैं, जैसे पॉवर्टी लाइन से इंडिया में उस समय के मुकाबले इस वक्त तक कितने लोग बाहर आए हैं। फार्मर्स जो कि देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हालात इन 10 सालों में देश में आखिर किस हिसाब से बदले हैं। जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जो कि यूथ की जरूरत है, उस पे आखिर इन 10 सालों में कितना काम हुआ है। वैसे इन सब चीजों में आप अपनी राय नीचे रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एम्प्लॉयमेंट पे पिछले 10 सालों में ऐसे कोई बहुत खास काम नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफी जरूरी हैं, और अगर इनको डिटेल में कवर करना है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि अगर आप लोग चाहो तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट बना सके। फिलहाल अगर बात करें जियोपॉलिटिक्स के, तो इस चीज पे आपकी क्या राय है वो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। लेकिन मेरी राय तो यह है कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया एक्चुअली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, न सिर्फ एशिया में बल्कि वेस्ट के लिए भी, क्योंकि देखो
इस रीजन में जहां हमारा कंट्री है वहां अमेरिका या वेस्ट जैसी कंट्रीज को कोई मुंह नहीं लगाता। चीन इनको पूछता नहीं है, रूस से तो पहले भी, और अभी तो खैर यूक्रेन वॉर के बाद बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद ली थी अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका को अफगानिस्तान से भी अपनी चड्डी बचा के भागना पड़ा। ईस्ट में जापान जरूर उनका एलाई है और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज को काफी हद तक जापान फॉलो करता है, लेकिन हमारे रीजन में इंडिया ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये अपनी इंपॉर्टेंस इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ही पहचानी है। ऐसा नहीं है वैसे कि उससे पहले इंडिया के हालात बुरे थे, लेकिन फिर भी शायद इतने ज्यादा बोल्ड हम लोग नहीं थे। जैसे इसका एक रिसेंट एग्जांपल ही मान लो, जहां हमारे ऊपर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना प्रेशर है अभी यूक्रेन वाले इशू को लेके, वहीं इंडिया ने न सिर्फ रूस के खिलाफ बोलने से मना कर दिया बल्कि सस्ते में कितना सारा ऑयल भी परचेज कर लिया, मतलब जलती हुई वेस्टर्न कंट्रीज की ओर जला दी। और ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाना, इंडिया से रिश्ते खराब करना इस रीजन में वेस्ट के लिए भी कोई अच्छी खबर होगी नहीं, क्योंकि ये अपने लगभग रिश्ते खराब कर चुके हैं रूस और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ। और ये चीज मुझे भी अच्छी लग रही है कि यहाँ इंडिया अपने पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं आने दे रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त हमारे हिसाब से चलती है, जो कंट्री के लिए अच्छा है हम लोग वही करते हैं। बाकी आप लोगों की राय भी मैं इसमें जानना जरूर चाहूंगा कि आप लोग इन तरह के स्टेप्स के बारे में क्या सोचते हैं जो कि इंडिया ने उठाए हैं, या फिर हमें अभी भी थोड़ा बहुत आसपास का माहौल और इतने ज्यादा बोल्ड स्टेप्स उठाने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। आप लोगों की राय इन सब चीजों में क्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। बाकी चीजों में कितना चेंज हुआ 2012 से अभी 2022 तक, कुछ चीजों में हमने जानने की कोशिश की, लेकिन काफी चीजें रह भी गई हैं जिनमें अगर आप चाहेंगे तो जैसा मैंने पहले बोला मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उन्हें भी अगली वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी भाई रुखसार, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, तो आप जाके और बताएं कि भाई 2012 से लेकर 2022 तक इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट की है और क्या क्या तरक्की की है। भाई आप देख रहे हैं, आप आज अपना ऑथेंटिक रिएक्शन देना। आज कमाल कर दिया, कोई शोभा नहीं छोड़ा। देखा हर शोबे को उन्होंने बहुत प्रिसाइजली टारगेट किया। हर शोबे में जितना वो खातिर खा वो इजाफा कर सकते थे, जितनी उनकी एनर्जी थी उससे ज़्यादा उन्होंने मतलब कि बेहतर करने की कोशिश की है। कोई सा शोबा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, अपने खुद कफील हुए, जितनी भी उनकी मतलब कि बैरून मालिक में मतलब चीज़ें बनती थी वो अपने मुल्क में अब तैयार करने लग गए हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि जब आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाना शुरू हो जाते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है और इम्पोर्ट कम होती है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। बस उन्होंने यही चीज़ मद्देनजर रखी है। पाकिस्तान का एक अलमिया है, मैं यही वीडियो देख रहा था तो मेरे ज़हन में ये बात है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान के सियासतदानों का, वो ये है कि अक्सर में पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। हाँ, हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान के पल्ले कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे जो सियासतदान है उनका ये माइंड सेट है कि हम बस हुक्मरान नहीं चाहते हैं, हम सबको लीड करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपने अंदरूनी मामलात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारे मुल्क में। आप ये देख लेना, आप रिसेंटली देख लें जो यूक्रेन वाला मसला है उसमें देख लें कि इंडिया ने भाई ऐसा रोल अदा किया है, उनकी फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हैं कि भाई वो रशिया से सस्ते दामों तेल भी हासिल कर रहे हैं, अमेरिका भी नाराज नहीं हुआ, रशिया भी राजी हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान उनकी खारजा पॉलिसी ऐसी कामयाब रही है कि भाई कोई बंदे किसी को कोई मुल्क जो है उसको उन्होंने नाराज भी नहीं किया और अपने फायदे भी जो है वो उठा रहे हैं। तो ऐसी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे तल्लुकात कायम करें अपने आप जो दूसरे आपके ममालिक हैं आपके बाहर के, जो भाई आप उनसे फायदा भी उठाएं और उनको आपकी सेहत कोई तकलीफ भी ना हो। वो जैसे कहते हैं ना भाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो यही जो मिसाल है भाई, ये बीच का रास्ता निकालते हैं। ये जो इंडिया वाले अक्सर यही करते हैं, वो बीच का भाई की बात आप बोल रहे थे कि 2012 से वो उनकी तरक्की का क्या राज है, हमारी नाकामी का क्या राज है। वजह 2012 से लेकर 2022 तक मोदी साहब ने पूरा जोर लगाया है अपनी माशी हालात अच्छे करने के लिए, और हमारे जो आंखों देखा है जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपनी सीट को बचाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कोई मुल्क के बारे में कुछ सोच नहीं रहा, हमारे आंखों के सामने सब हो रहा है।
अपनी सीट के बारे में कोई भी नहीं मुखलिस नहीं है। आप अपनी सीट पे जा रहे हैं। मोदी साहब की आप देख रहे ना कि वो उनका जो एक सोचने का अंदाज है वो इस तरह का है कि वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप जो वजूहात है ना उनको तलाश करें, उनको खंगालें। जब आपको किसी बीमारी की वजह का पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है ना वो आसान हो जाता है। तो जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, आप अपनी जो मुश्किलात हैं वो किस वजह से मुश्किलात है आपके मुल्क को वो आप नहीं निकालेंगे तो भाई उसको हल आप कैसे निकालेंगे। तो वो यही कर रहे हैं कि वो टारगेट सेट कर रहे हैं और अपनी जो खामियां हैं मुल्क के अंदर उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं और उसका हल निकाल रहे हैं। तो भाई ये देख रहे हैं कि 2012 में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी इकानमी थी भाई वो बिल्कुल हम जैसी थी तकरीबन। तो भाई उन्होंने पिछले 10-12 साल में भाई 10 साल में वो नीचे से भाई ऊपर चले गए हैं। और इसमें भाई आप चाहे उनकी जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट है वो हो ना हो, भाई जो उन्होंने इंटरनेट को उन्होंने फ्री कर दिया है ना वो देख लें कि भाई पाकिस्तान में इंटरनेट सबसे पहले आया था इंडिया से भी। लेकिन हमें पता ही हमें भी ये तो कुछ थोड़े साल हुए हैं इंटरनेट के बारे में। तो भाई वो देख लें कि 2012 से 2022 तक वो इंटरनेट उनकी, मैं कहता हूँ सारी दुनिया से वो आगे सबसे ज्यादा यूज करने वाले इंडियन है। तो जब आप इंटरनेट ज्यादा यूज करेंगे भाई तो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आप कमा सकते हैं और कर सकते हैं। जब ऑनलाइन अर्निंग करेंगे तो भाई आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करेंगे तो भाई आपकी वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होगी, वहां पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें होगी तो आपका भाई इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी। जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो मुल्क आप खुद ब खुद। भाईजान इंटरनेट पर काम करने का बहुत ही फायदे हैं। इंडिया में कितना इंटरनेट यूज करते हैं ना उसका फायदा भी डॉलर भी आता है ना यूट्यूब के जरिए। हालात को देखकर ख्याल कर रहा था उनकी इकोनॉमी में बहुत रोल अदा करता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें कि उन्होंने नाक तो बिगाड़ी है रशिया के साथ कि उधर अरबों डॉलर सस्ता तेल लिया रशिया से और साथ में अमेरिका के साथ भी उन्होंने खराब अपने तलकोर नहीं की है। उन्होंने बीच के रास्ता को इख्तियार किया है। यही होती है खारजा पॉलिसी के। लेकिन हमारे क्या करते, हमारे पास ना बातें हम ये करते हैं बगैर सोचे समझे बातें कर देते हैं और उस पे अमल करना मुश्किल आती है, अमल करना मुश्किल बन जाता है, शर्मिंदा होते हैं अक्सर यही देखा। भाईजान इंडिया कमजोर कंट्री होता तो अमेरिका जोर दे सकता था अमेरिका को भी समझ है इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, तजारती मंडी वो बहुत स्ट्रांग मुल्क है, उसके साथ नहीं बिगाड़ सकता अमेरिका। जितना कोविड-19 ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है, अगर वो हम जैसा मुल्क होता तो भाई वो सरवाइव नहीं कर सकता था। तो ये देख रहे हैं कि ये जो एपिडेमिक मसले होते हैं ना, एपिडेमिक जो बीमारियां होती हैं ना भाई, ये हर मुल्क के साथ ऐसे मामले हो सकते हैं। तो इंडिया के साथ भी ये एपिडेमिक मसला ये कोविड-19 वाला था, उसमें उनकी जो बहुत तबाही बर्बादी हो चुकी थी और उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा धचका लगा था। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी भाई उन्होंने स्ट्रगल किया है और भाई वो स्टैंड किया है और अपनी जो हर चीज़ है उसको बेहतर किया है। तो देख लें कि उन्होंने वो वैक्सीन तैयार करने में वो कामयाब हो चुके हैं और अब वो भाई वैक्सीन जो है वो दूसरे ममालिक को वो भाई एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ तो ये है कि भी अगर आप कोविड-19 के बारे में कुछ सोचेंगे तो भाई आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने फ्री दिया कि भाई आप इस पे रिसर्च करें और कोई ना कोई इसका हल निकालें और उन्होंने हल निकाला, वैक्सीन तैयार की है और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ हमारे मुल्क में भी ये किया जाता कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, नो डाउट बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन असल मसला ये है कि आप टैलेंट को यूज कैसे करेंगे। यूटिलाइज ऑफ टैलेंट जो है ना ये हमारे यहाँ मुल्क में नहीं है भाई। जिस बंदे को जिस जगह पर इस्तेमाल करना है उसको नहीं पता कि कहाँ पर खिलाना है। अगर आप क्रिकेट मैच देख लें ना, इनको ये नहीं पता होता कि भाई फलां बंदे को कहाँ पर खिलाना है और फलां को कहाँ पर खिलाना है। ये अंधाधुंध जो है ना, ये आप कह रहे हैं कि फायरिंग करते हैं भाई, कहीं पे तो लगेगा, किसी को तो लगेगा। मेरी बात सुने ना, हमारे गाँव की मसला सुने ना, जो भी अच्छी तलीम करता है ना
उसकी यही सोच है कि मैं यार किसी बाहर की कंट्री में चला जाऊं, इधर कुछ मेरा फ्यूचर नहीं अच्छा मिलता है, जरा मुबादला मिलता है तो भाई भी वो प्रेफर करते हैं। और वो पाकिस्तान फिर कैसे तरक्की कर सकता है? जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बाहर प्रेफर करे। भाई अगर पढ़े लिखे को वो वहाँ यहाँ पर अच्छा वो माहौल दे, उसकी फैसिलिटी दे, तो वो नहीं ना दे, वो ही नहीं ना दे रहे कि वो हमारा फ्यूचर जो पढ़ा लिखा है वो पीछे रह जाता है, जो रिश्वत देता है, जिसका कोई भी बंदा, मेरी बात सुनो, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि भाई वो प्रदेश काटे, कोई भी नहीं चाहता। अगर उसको यहाँ पर अच्छी सैलरी मिले भाई तो वो प्रदेश नहीं जाना चाहता। ये रिसेंट देख रहे हैं, हमारे कजन है वो गए थे न्यूजीलैंड, उन्होंने वहाँ पर PhD की भाई, इसमें कंप्यूटर साइंस में उन्होंने PhD किया, तो वो वहाँ पर सेटल थे। लेकिन वो कहते हैं यार बड़ा लंबा सफर हो जाता है पाकिस्तान से न्यूजीलैंड को, भाई वहाँ से आ गए उन्होंने इधर अबू धाबी में आ गए, मैं दुबई में आ गया इधर, तो भाई वो दुबई में आ गए, वहाँ पर उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, न्यूजीलैंड से भी बेहतर मिल रही है। तो भाई अगर उसको दुबई में न्यूजीलैंड से बेहतर सैलरी मिली तो भाई वो न्यूजीलैंड को छोड़कर इधर आ गया। अगर उसको पाकिस्तान में उससे बेहतर सैलरी मिले दुबई से भी, तो उसका दिमाग खराब है कि वो प्रदेश काटे, वो यहाँ पर आएगा, इसको सर्व कर, एक तो अपने मुल्क को सर्व करेगा और एक अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहेगा। मगर का टॉपर था, यही तो मसला है। जो हमारे काबिल लोग होते हैं वो तो दूसरे ममालिक चले जाते हैं, इधर सोर्सेज ना होने की वजह से वहाँ पर उनकी जो काबिलियत की कदर करने वाले होते हैं, तो यही होता है भाई। तो भाई ये चीजें जो हैं, ये सारी चीजें भाई समझने सोचने वाली हैं और ये सेट करने वाली हैं। भाई इंडिया में भी यही सोच थी पहले भी, अब मोदी साहब ने काम किया है, मेरी बात सुने, अब मोदी साहब ने काम किया है, अब उसमें शरह कम हो गई। यही देख रहे रशिया में जब यूक्रेन में डॉक्टर बनने के लिए गए थे तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि ये क्या मतलब कमी थी हमारे इंडिया में यूक्रेन से, हमारे कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज इतने कम थे कि आप यूक्रेन में पढ़ने चले गए। तो चलिए जी वाइंड अप करते हैं, यही थी हमारी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।